नमस्कार साथियों, आज हम मैकियावली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पिछले वाली क्लास हमारी हुई थी उसमें मैकियावली का जो सामान्य परिचय है, जीवन परिचय है, मानव स्वभाव संबंधी विचार है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जो मैकियावली की जो रचना है प्रिंस, उसमें एक शासक को, सफल शासक को दिए गए परामर्श या शासक को शासन संचालन के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या जैसे मान लीजिए शासन की नीति में किन चीजों का समावेश होना चाहिए, किन किन चीजों का शासन के दौरान पालन करना चाहिए। तो ये मैकियावली एक सफल शासक के लिए बताता है कि एक जो राजा है उसको इन चीजों का पालन करना चाहिए। तो जो उसकी रचना है प्रिंस, उसमें ये जो सफल शासक के गुण हैं वो उसने बताए हैं। तो प्रिंस का जो 18वां अध्याय है उसमें इन सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो ये सिद्धांत मैंने यहाँ लिखे हैं कि आधिकारिक शक्ति का अर्जन, नंबर 2 है शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाना, सिंह और लोमड़ी के गुणों का समावेश, योग्य मंत्रियों का समावेश, चापलूसों से दूर रहना, आचरण भय को लेकिन घृणित नहीं, मितव्ययता के साथ ही उदारता होनी चाहिए, व्यापार व वाणिज्य का विकास होना चाहिए, कला साहित्य के क्षेत्र में रुचि हो, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन। तो जो मैकियावली है उसमें एक सफल शासक के ये गुण बताए हैं, या राज्य के हितों की रक्षा सुरक्षा के उपाय। ये चीज आप ध्यान रखना कि परीक्षा में जो सवाल है वो किसी भी भाषा में पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर यही रहेगा। एक राजा के संबंध में सवाल पूछा जा सकता है कि राज्य के हितों की सुरक्षा राजा को किस प्रकार करनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। जो आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देना है। उस जो प्रश्न की भाषा है विश्वविद्यालय द्वारा जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है मैकियावली का, तो प्रश्न उसमें कहीं से भी घुमा फिरा कर आ सकता है। प्रश्न को समझते हुए आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें शासक के लिए परामर्श, यानी कि शासक के लिए वो क्या कर रहा है कि आधिकारिक शक्ति का अर्जन, यानी कि एक राजा के लिए जरूरी है कि वो लगातार हमेशा एक शक्ति का अर्जन करता रहे, यानी कि अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाता रहे, लगातार अभ्यास करता रहे, चाहे सेना के संबंध में हो, चाहे किसी भी प्रकार के संबंध में हो। मैकियावली कहता है कि शक्ति ही सत्य है, यानी कि शक्ति ही सत्य में वो विश्वास करता है, और उसकी समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व भी शक्ति ही है, यानी कि शक्ति के संदर्भ में वो ज्यादा विश्वास करता है, शक्ति को वो अधिक महत्व देता है। शक्ति के संबंध में कहता है कि शक्ति ही सत्य पर, इस बात पर वो ज्यादा विश्वास करता है। तो अपने शासक को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने का वो निर्देश देता है। दूसरी बात, दूसरा उसने जो दिया है सिद्धांत, श्याम दाम दंड भेद की नीति अपनाना, यानी कि एक सफल शासक के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ वो नैतिकता का मार्ग ही अपनाए। अपन ने जो पिछले वाली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि राजा के लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नैतिकता का मार्ग ही अपनाए। अगर राज्य संकट में है तो नैतिकता का मार्ग छोड़कर अनैतिकता का या अनुचित मार्ग भी अपना सकता है। समय के अनुसार अपनी नीति में वो परिवर्तित करता रहे। तो एक सफल शासक का ये गुण है कि समय के अनुसार बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार शाम दंड भेद की वो नीति अपनाए। तीसरा सिद्धांत वो बताता है सिंह और लोमड़ी के गुणों का समावेश, यानी कि एक राजा में ये गुण होना चाहिए कि उसमें शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए। छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए उसमें शेर होना चाहिए। तो ये जरूरी है। एक जगह वो लिखता है कि एक समय में राजा को उदारता का परिचय देना चाहिए, और एक समय में उसको जो रौद्र रूप है वो उसमें दिखना चाहिए। तो वो कहता है कि कई बार राज्य में ऐसी स्थिति होती है कि अपन किसी का आचरण जान नहीं सकते, तो लोमड़ी के समान एक राजा को चालाक व्यक्ति होना चाहिए, और दूसरों को डराने के लिए या आचरण करने के लिए शेर का एक साहस उसमें होना चाहिए। तो ये एक सफल शासक को वो गुण सिद्धांत बताता है। अगली बात वो बताता है कि योग्य मंत्रियों का समावेश है, यानी कि राजा के लिए आवश्यक है कि जो मंत्रियों की नियुक्ति या अधिकारियों की नियुक्ति वो करता है तो उनको परख करेगी, उन पदों पर उनको नियुक्ति देगी, नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो जो भी मंत्रियों या अधिकारियों के लिए उनका वो समावेश करे, यानी उनको परख करेगी, पदों पर वो रखे। अगला सिद्धांत देता है कि चापलूसों से दूर रहना। कई लोग जो है राज्य में ऐसे लोग होते हैं कि वो सिर्फ राजा की बड़ाई का ही कार्य करते हैं, राजा के नाम यहाँ करते हैं कि राजा को वास्तविक चीजों से दूर
रखने का वो कार्य करते हैं। तो जो प्रिंस में जो मैकियावेली वह शासक को एक परामर्श देता है कि राजा को जो है चापलूसों से दूर रहना चाहिए। अगला सिद्धांत देता है कि आचरण भय हो कोई लेकिन घृणित नहीं। एक राजा के लिए वो कहता है कि राजा को डरावना होना चाहिए, यानी कि जो जनता है वो राजा से डरनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो राजा की आज्ञाओं का पालन ही ना करे, और राजा को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि जनता जो है उसके सामने साहस ही नहीं निकाल सके, यानी कि अपनी समस्याओं को वो कह नहीं पाए। तो यानी कि राजा का जो आचरण वो भयमुक्त होना चाहिए, लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए कि जनता उससे घृणा नहीं करे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा इतना गुणहीन नहीं होना चाहिए, इतना अत्याचारी भी नहीं होना चाहिए कि जो जनता जो है उससे घृणा करने लग जाए। उस प्रकार का जो संतुलन जो जनता के बीच राजा का है वो होना चाहिए। अगला सिद्धांत देता है कि मितव्ययता के साथ भी उदाहरण है, यानी कि मितव्ययता यानी कि राजा को ऐसा अनावश्यक खर्च भी नहीं करना चाहिए कि जो राज्य का जो धन है, राजकोष है, वो अत्यधिक मात्रा में नष्ट हो जाए। तो साथ ही उदारता का स्वभाव भी उसको अपनाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि मितव्ययता यानी कि कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ कमाने की सोचने वाला वो होना चाहिए। फिर अगला सिद्धांत देता है व्यापार व वाणिज्य का विकास, यानी कि जो राज्य के द्वारा जो व्यापार होता है, व्यवसाय है राज्य का, वो दूसरे राज्यों के साथ होता है। तो इन चीजों पर राजा को एक ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो जो राज्य को है, राजा को है ज्यादा आमदनी होती है, राज्य का व्यापार बढ़ता है, मुद्रा का जो भंडार है वो अत्यधिक बढ़ता है। तो समुचित मात्रा में व्यापार व वाणिज्य का विकास होना चाहिए। फिर अगला सिद्धांत है कि कला साहित्य में रुचि, राजा को एक कला और साहित्य को जानने वाला भी होना चाहिए, उसे संगीत प्रेमी भी होना चाहिए, दार्शनिक भी होना चाहिए। तो कला साहित्य के क्षेत्र में भी राजा की रुचि होनी चाहिए, यानी कि विभिन्न ग्रंथों को जानने वाला, पढ़ने वाला का होना चाहिए। फिर अगला वो सिद्धांत देता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन, यानी कि जैसे मान लीजिए उसके पड़ोसी देश है या दूसरा पड़ोसी देश है, तो इस प्रकार का संतुलन होना चाहिए कि अपनी अर्थव्यवस्था जो राज्य का संचालन है वो सफलतापूर्वक हो सके। इस बात पर वो बल देता है। एक बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न है आपको 20 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बड़े दिनों में पूछा जा सकता है कि सफल शासक के गुण जो है मैकियावेली कौन कौन से बताता है। फिर उसके जो 18 अध्याय है उसमें सफल शासक के गुण बताता है, या राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को कौन कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए वो बताता है। नंबर पहला है आधिकारिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए, शाम दाम दंड की नीति को अपनाने वाला होना चाहिए, सिंह और लोमड़ी के गुणों का समावेश होना चाहिए, योग्य मंत्रियों का समावेश होना चाहिए, चापलूसों से दूर रहना चाहिए, आचरण भयमुक्त होना चाहिए लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए, मितव्ययता के साथ ही उदारता होनी चाहिए, व्यापार और वाणिज्य का विकास होना चाहिए, कला साहित्य में उसकी रुचि होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपनाने वाला वो होना चाहिए। तो जो है सफल शासक के गुण वो बताता है। तो आप अपनी नोटबुक में इन चीजों को नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गए सफल शासक के गुण। अब वो राज्य का वर्गीकरण किस प्रकार से करता है, देखिए जो मैकियावेली है वो राजतंत्र का समर्थन करता है, वो क्यों करता है ये मैं भी आगे बताऊंगा। मैकियावेली जो राज्य का वर्गीकरण किया है वो अपन देख लेते हैं कि मैकियावेली ने जो अपनी पुस्तक है प्रिंस है उसमें जो फ्रांस स्पेन तथा इंग्लैंड के जो सुदृढ़ और शक्तिशाली जो राजतंत्र है उनकी प्रशंसा की है और इच्छा व्यक्त की है कि इटली में भी एक सुदृढ़ राजनीतिक दल होना चाहिए, या जो राजतंत्र है सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हो, जिसके लिए वह सभी बंधनों से ऊपर उठकर इटली की एकता स्थापित करने और उसे शक्तिशाली बनाने का कार्य किया जा सके या वो कर सकता है। मैकियावेली राजतंत्र को भी सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है। उसने इटली के राजतंत्र को आदर्श के कारण वहां की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अपनाने का पक्ष ग्रहण किया। गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को ही इटली के लिए उपयुक्त मानने के लिए उसने 3 कारण दिए हैं, यानी कि वो ये कहता है उसने जो शक्तिशाली राजतंत्र है उनका समर्थन किया है और इटली के लिए भी वो राजतंत्र का ही समर्थन करता है। इसके लिए उसने 3 कारण बताए हैं कि एक तो बताया उसने लोगों का भ्रष्ट चरित्र, राज्य में संपत्ति की असमानता और इटली की तत्कालीन व्यवस्था। यानी कि ये बात आपसे 2 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है कि मैकियावेली ने कौन से शासन का समर्थन किया, राजतंत्र का। तो मैकियावेली अगर राजतंत्र का समर्थन करता है तो
किन कारणों से करता है, यानी कि इटली की व्यवस्था के लिए वो किन चीजों का समर्थन करता है राजतंत्र का। इसके उसने 3 कारण बताइए। तो लोगों का जो है चरित्र है वो भ्रष्ट होगा, राज्य में संपत्ति की असमानता है और इटली की तत्कालीन व्यवस्था, ये 3 कारण वो बताता है। वास्तव में वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन नहीं मानता। यह बात डिस्कोर्सेस में उसके द्वारा किए गए राज्य के वर्गीकरण तथा उसके गुण दोषों से स्पष्ट हो जाती है। राज्य के वर्गीकरण समूह में अरस्तु का अनुकरण करता है। राज्यों के नाम पर शासन प्रणालियों का वर्गीकरण प्रस्तुत उसके मतलब शासन प्रणालियों में उनके 3 भेद को बताता है। शासन प्रणालियों के तहत राजतंत्र, पुलिस तंत्र और संवैधानिक तंत्र, और इनके वो विकृत रूप भी बताता है कि जैसे मान लीजिए राजतंत्र का तो तानाशाही को बताता है, पुलिस तंत्र का उद्यमी तंत्र या वर्ग तंत्र, और संवैधानिक तंत्र का प्रजातंत्र। जिस प्रकार से अपन ने अरस्तु की क्लास में पढ़ा कि अरस्तु ने राज्यों के संविधानों का वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार की तरह से मैकियावेली ने भी राज्यों का या संवैधानिक का वर्गीकरण किया है शासन प्रणालियों का। वह मानता है कि राजतंत्र या गणतंत्र इनमें से कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वह आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को मानता है, किंतु क्योंकि मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में इसे अपनाना संभव नहीं है। हालांकि वो गणतंत्र का भी समर्थन करता है, लेकिन वो कहता है कि मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में इसे अपनाना संभव नहीं, इसलिए कुछ परिस्थितियों में वह राजतंत्र की ओर झुक जाता है। तो आपको परीक्षा में जैसे पूछा जाता है कि मैकियावेली की शासन प्रणाली का समर्थन करता है, तो ये आपको लिखना है कि वह राजतंत्र का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके राज्य संबंधी विचार और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। देखिए अपन यहाँ बात करते हैं कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, या आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन क्या है। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन की जो भाषा है वो किसी भी प्रकार से आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का जनक मैकियावेली को क्यों कहा गया है, या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की क्या देन, तो दोनों के सेम उत्तर है। यहाँ मैंने जो पहला कारण लिखा है वो लिखा है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक, दूसरा कारण लिखा है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण, तीसरा कारण लिखा है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, नंबर 4 लिखा है शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता हो रहा है, नंबर 5 में राज्य की प्रमुख सत्ता का घोषक, नंबर 6 में लिखा है संघ राज्य के प्रथम विचारक, नंबर 7 लिखा है आधुनिक अध्ययन पद्धति का वो समर्थक रहा है। तो ये बिंदु आप अपने नोट में नोट कर लीजिए। आपको जैसे इसमें बड़ा सवाल पूछा जा सकता है 20 नंबर का कि आधुनिक युग को मैकियावेली की क्या देन रही है, या जो राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली दे रही है, आधुनिक युग का जनक मैकियावेली को क्यों कहा जाता है, तो यह नोट कर लीजिए। पहला कारण है कि राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक, यानी कि उसने राज्य की जो परिभाषा दी वो राष्ट्रीय राज्य के संदेशवाहक के रूप में उसने ये परिभाषा दी है। वो ईश्वरीय कानून या चर्च वगैरह का जो धार्मिक कानून चीजों का विरोध करता है, और एक शासक को एक राष्ट्र की भांति उसको वो परिभाषित करता है। यहाँ मैं बोल के बताता हूँ कि क्या इस शब्द में वो कहना चाह रहे हैं मैकियावेली कि जो मैकियावेली का जो जन्म हुआ उसका जो समय है वो उसमें मैकियावेली ने एक उसको परिवर्तन होते हुए देखा है। पवित्र रोमन साम्राज्य तथा पोपेंट दोनों की शक्ति तथा सम्मान कम हो गया कि मैकियावेली के समय में वो यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ है। मैकियावेली के समय में तो इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ली तथा धर्म की जो सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया। यानी जो शक्तिशाली राज्य थे उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, वो धार्मिक जो कार्य की सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया। आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने इस राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादित किया। मैकियावेली उसमें सर्वप्रथम था। एक जो विचारक है डायल, वो कहते हैं अपने शब्दों में कि मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना की और विश्लेषण किया। उस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। यानी कि जो राष्ट्रीय राज्य के लक्षण है उनकी विवेचना करी है मैकियावेली ने, और उस चीज का विश्लेषण किया। इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की उसने चेष्टा की है। जो प्रिंस है उसमें मैकियावेली ने लिखा है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह अपने समय के राष्ट्रीय राज्य जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड को बड़े सम्मान की दृष्टि से वो देखता था। उनकी समस्त राजनीतिक कृतियों का ये जो उद्देश्य बताया तो उन्हें राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करना ही था। इस प्रकार को राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक वो माना गया है। दूसरी बात, राज्य की आधुनिक स्थिति का उसमें निरूपण किया है।
कहता है कि राज्य की मैकियावली कहता है कि राज्य की महत्ता का इस सीमा तक प्रतिपादन किया है कि उसे एक प्रकार से साध्य ही बना दिया है राज्य को। सबसे पहले बताया मैकियावली के राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता से ही अन्य सारी संस्थाएं संगठन फल फूल सकते हैं। यानी कि राज्य उसने इस रूप में परिभाषित किया है कि राज्य एक ऐसा शक्तिशाली संगठन है जो छोटी मोटी संस्थाएं हैं वो राज्य के तहत रहकर ही फल फूल सकते हैं या अपना जो सफल कार्य है वो कर सकती हैं। समाज की अन्य छोटी बड़ी संस्थाएं राज्य की अधीनता में रहकर अपना कार्य सुरक्षित ढंग से कर सकती हैं और राज्य की वर्तमान समय में भी स्थिति यही है। सेवाएं जो विचारक हैं वो कहते हैं कि क्रांति विकास की दिशा में होने वाले इस परिवर्तन को पहले ही भांप लिया था। यानी कि मैकियावली ने ये जो परिवर्तन की अवधारणा थी इसको समय रहते ही उसने भांप लिया था, ये बात सेवाएं कहता है। तीसरी बात उसने लिखी है कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, जो अपन ने पहले वाली क्लास में बात करी कि मैकियावली ने वो 4 कारण बताए थे कि जो राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने के लिए कि जो राज्य है कभी संकट में हो तो नैतिकता का पालन नहीं कर सकता, धर्म का पालन नहीं कर सकता, जो राजा के द्वारा उचित अनुचित का जो आचरण है वो अपनाया जा सकता है। तो राजनीति में जो धर्म और नैतिकता का जो पार्ट है वो नहीं अपनाया जा सकता, इसलिए उसने राजनीति से धर्म और नैतिकता का पृथक्करण किया। नंबर 4 की बात करते हैं, शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता, यानी कि मैकियावली शक्ति का समर्थक है। शक्ति की सत्य पर वो विश्वास करता है और राज्य के सफल संचालन के लिए वो शक्ति की बात करता है। नंबर 5 की बात करते हैं कि राज्य की प्रभु सत्ता का पोषक, यानी कि राज्य को वो संपूर्ण अधिकार देना चाहता है कि राज्य का एक संपूर्ण भूभाग उसको अपने क्षेत्रफल जो जनसंख्या है वो होगी उसकी अपनी, और वो अपने कार्य में जो है सर्वे सर्वा वो रहेगा। तो जो राज्य की प्रभु सत्ता का वो जन्म देने वाला है। सेवन कहता है उसके मामले में कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग जो है आधुनिक भाषा में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ। ये बात और पूछी की जाती है कि आधुनिक समय में राज्य शब्द का प्रयोग उसने किया, तो आपको लिखना है मैकियावली। तो सेवन कहता है मैकियावली के बारे में कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ। मैकियावली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। यानी कि मैकियावली के समय से ही एक संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो प्रचलन में आया। नंबर 6 की बात करते हैं, संघ राज्य के प्रथम विचारक, यानी कि संघ के वो समर्थक कर रहे हैं, बहुत से राज्य को मिलाकर इस संघ का निर्माण किया जाए। तो जो कॉमनवेल्थ है उसका जो विचार है सबसे पहले मैकियावली ने ही दिया। उसने इटली के लिए कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार भी रखा था। उसका कहना था कि प्रिंस इकाई राज्यों को ध्वजभूमि अपनी अधीनता में स्वीकार कर लेगा, यानी कि प्रिंस जो है इकाई राज्यों को विभाजित कर अपनी अधीनता में स्वीकार कर लेगा और एक संघ का जो निर्माण है वो कर सकेगा। नंबर 7 की बात करते हैं, आधुनिक अध्ययन पद्धति का वो समर्थक कर रहा है, यानी कि उसने जो उसको मैकियावली की जो अध्ययन करने का जो निष्कर्ष निकलता है कि वह वैज्ञानिक जो दृष्टा हो रहा है, यथार्थवादी विचारक हो रहा है, पर्यवेक्षण पद्धति का समर्थक रहा है और ऐतिहासिक आधार उसके रहे हैं। यानी कि आधुनिक पद्धति के जो उदाहरण है आधुनिक अध्ययन पद्धति के वो सब इसमें मिलते हैं, पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता विश्लेषण और ऐतिहासिक आधार। मैकियावली ने अपने अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अधिक धार्मिकवादी दृष्टिकोण का बहिष्कार किया था और बहुत सीमा तक उसकी अध्ययन पद्धति में आधुनिक अध्ययन पद्धति के लक्षण भी विद्यमान है। उसने अपनी सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किया और ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न परिणाम उसने निकाले। तो आधुनिक अध्ययन पद्धति का समर्थक कहा जाता है। एक बार दोबारा देखें, आधुनिक युग का जनक कहने के कारण या राजनीतिक चिंतन को मैकियावली की जो देन है वो क्या रही? आपको 5 नंबर के सवाल भी पूछा जा सकता है, बड़ा सवाल भी। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, राष्ट्रीय राज्य का संदेश बाहर हो रहा है। राज्य की आधुनिक स्थिति पर अवलोकन उसने किया है, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण उसने किया है, शक्तिवादी राजनीति का प्रणय कर रहा है, राज्य की प्रभु सत्ता का पोषक हो रहा है, संघ राज्य का प्रथम विचारक रहा है, आधुनिक अध्ययन पद्धति का वो समर्थक रहा है। तो ये जो विषय है वो आप उसमें लिखने हैं। अब देखिए कुछ विचारक जो है वो मैकियावली की विचारधारा में अनेक प्रकार के दोष निकालते हैं। तो एक बार मैं आपको बोल के बताता हूँ,
आलोचना के जो बिंदु हैं कौन कौन से हैं, उसकी आलोचना के बिंदु को जो विचारक हैं वो ये बताते हैं कि अध्ययन पद्धतियों की उसमें त्रुटियां के अध्ययन संबंधी त्रुटियों के आधार पर उसकी आलोचना की जाती है कि वह संपूर्ण इतिहास का अध्ययन कर उससे सही निष्कर्ष निकालने और सिद्धांतों को अनुकूलित करने का प्रयत्न नहीं करता। संपूर्ण इतिहास का अध्ययन कर उससे निष्कर्ष निकालने और सिद्धांतों को अनुकूलित करने का प्रयत्न नहीं करता, वह अपनी तो पूर्ण धारणा प्रयोजन का सिद्धांत पहले से ही निश्चित कर लेता है। यानी कि जो उसकी जो विचारधारा है अध्ययन पद्धतियों के संबंध में वो त्रुटिपूर्ण वो बताते हैं। एक उसने जो मानव स्वभाव का जो उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है कि मानव जो है स्वार्थ प्रवृत्ति वाला, झगड़ालू, किसी कर्तव्य को नहीं मानने वाला कर्तव्य में उसको बताया है। तो जो आलोचना करता है वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि मैकियावेली ने जो अवधारणा दी है वो दोषपूर्ण है। उसके लिए जो दोहरे जो मापदंड उसने बताए हैं लोगों के लिए, तो वो अनुचित उसको बताते हैं। राष्ट्रीय संपूर्ण और विधि संबंधी विचारों में भी उसकी अस्पष्टता दिखाई देती है और राजनीतिक प्रश्नों के मूल प्रश्नों की उसने उपेक्षा की, तो कई आधारों पर उसकी आलोचना की है। तो यह ध्यान रखें। और इस चीज का भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैकियावेली की क्या देन उसकी रही है। तो एक बार मैं यहाँ दोबारा से एक बार आपको रिवीजन करना चाहूँगा मैकियावेली के संदर्भ में कि मैकियावेली ने कौन कौन से चीजों के रूप में चर्चा की है। सबसे पहले सुबह मैंने पहले वाली क्लास में उसमें आपको लिखा कि मैकियावेली को जो जीवन परिचय है वो अनेक देशों में राजनीति रहा। फिर उसकी जो किताबें हैं, किताबों के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रिंस एंड डिस्कोर्सेज है, इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं हैं, फ्लोरेंस का इतिहास, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पुनर्जागरण के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार दिया है, उसके संबंध में वो संविदावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं मानव स्वभाव संबंधी उसने जो अवधारणा दी है उसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। मैकियावेली को युग का जनक या पुनर्जन्म का युग क्यों कहा जाता है, उससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। नैतिकता और धर्म से जो राजनीति का पृथक्करण उसने किया है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। प्रिंस में सफल शासक को दिए गए परामर्श के बारे में पूछा जा सकता है कि राजा को कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए। आधुनिक समय में मैकियावेली के देन के संबंध में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो मेन बिंदु है ये आपको याद होने चाहिए, इन्हीं में से सवाल आपसे पूछा जाएगा। और इन चीज़ों को आप हमें जो तैयार करते रहिए वो लगातार आप इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वाली क्लास में जो अगला बिंदु है आपका जो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।